आज की इस वीडियो में भी हम एक्सरसाइज की हेल्प से प्रैक्टिस करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की। इसमें मैंने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट पैसेजेस लिए हैं जिनका हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे और ये इस सीरीज़ का 3rd वीडियो है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले इसी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अब चलिए सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ईमानदार व्यक्ति, जिसके बारे में बात की जा रही है। सब्जेक्ट को पहचानने की एक और ट्रिक होती है कि अगर आप सेंटेंस में कौन या किसने लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो आंसर में हमें सब्जेक्ट मिलता है। कौन सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, तो आंसर मिलेगा ईमानदार व्यक्ति। ये हमारा सब्जेक्ट है। इसकी इंग्लिश पहले आएगी एन ऑनेस्ट मैन। फिर हमें वर्ब लगानी है कभी नहीं छोड़ता है। कभी नहीं के लिए हम लगाते हैं नेवर, और ता है, ती है, ते हैं लास्ट में जिन सेंटेंसेस में लगता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। क्योंकि यहाँ पर कभी नहीं का प्रयोग किया गया है जिसकी इंग्लिश होती है नेवर, तो हम मेन वर्ब में एस या यस लगा करके वर्ब को लिखेंगे। अगर नॉट का प्रयोग करना होता, सिर्फ नहीं लगा होता, तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता। तो यहाँ पर आ जाएगा एन ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स, और लास्ट में आ जाएगा सच्चाई का मार्ग की इंग्लिश द पाथ ऑफ ट्रूथ। एन ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स द पाथ ऑफ ट्रूथ। सेकेंड सेंटेंस है वह परिश्रमी होता है। सब्जेक्ट की इंग्लिश आ जाएगी ही। यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वह परिश्रमी होता है, तो यहाँ पर वर्ब टू बी की फॉर्म को यूज़ करना है। ही के साथ आएगा इज़, क्योंकि है लगा हुआ है, और फिर उसके बाद परिश्रमी की इंग्लिश आ जाएगी हार्ड वर्किंग या लेबोरियस। ही इज़ हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता। सब्जेक्ट ही। अब यहाँ पर देखिए केवल नहीं लगा है और चाहता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ पर ही के साथ हम डज नॉट को यूज़ करेंगे। उसके बाद चाहने की इंग्लिश यानी मेन वर्ब आ जाएगी वांट। ही डज नॉट वांट। हिस्सा लेना टू टेक द शेयर ऑफ। दूसरे का की इंग्लिश आ जाएगी अदर पर्सन। ही डज नॉट वांट टू टेक द शेयर ऑफ अदर पर्सन। हिस्सा की इंग्लिश होती है शेयर। और लास्ट सेंटेंस है वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट वही है हमारा वह, उसकी इंग्लिश आ जाएगी ही। पसंद करने की इंग्लिश होती है, वर्ब है, मेन वर्ब है पसंद करना, उसकी इंग्लिश होती है लाइक। ही के साथ लाइक में एस लग जाएगा, ही लाइक्स। और सादा जीवन उच्च विचार की इंग्लिश होती है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्षा ऋतु आ गई है। यहाँ पर आ गई है से समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आ गई है या आ चुकी है दोनों का सेम मतलब होता है। और सब्जेक्ट है वर्षा ऋतु, जिसकी इंग्लिश होती है द रेनी सीजन। आ गई है का ट्रांसलेशन बनेगा हैज़ कम। द रेनी सीजन हैज़ कम। जुलाई और अगस्त का महीना बड़ा सुहावना होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है जुलाई और अगस्त का महीना, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और यहाँ पर 2 महीनों की बात हो रही है। तो ये सब्जेक्ट की इंग्लिश लगेगी द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त होता है। यहाँ पर क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो वर्ब टू बी की फॉर्म्स लगनी है, और वर्ब टू बी की कौन सी फॉर्म लगनी है, जुलाई एंड अगस्त 2 महीनों की बात हो रही है, तो यहाँ पर आर लगेगा। और बड़ा सुहावना की इंग्लिश होती है वेरी प्लेजेंट। द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त आर वेरी प्लेजेंट। यह ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ऋतु, ये सब्जेक्ट है जिसकी इंग्लिश बनेगी दिस सीजन। बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, किसानों के लिए, फॉर द फार्मर्स। दिस सीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स। वर्षा ही कृषि का आधार है। ये भी सिंपल सेंटेंस है। द रेन है के लिए लग जाएगा इज। आधार की इंग्लिश होती है द बेस। कृषि का की इंग्लिश लग जाएगी ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि को इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। द रेन इज द बेस ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं।
बरसात का मौसम होने के बावजूद भी बारिश नहीं हो रही थी। ये जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसका अगर हम सेंस समझें तो इसमें दो बातें बताई जा रही हैं, दो क्लॉजेज हैं। एक तो बरसात का मौसम था और बारिश नहीं हो रही थी। यद्यपि बरसात का मौसम था फिर भी बारिश नहीं हो रही थी। इन दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन किया गया है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है। तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, ऑल्दो मीन्स यद्यपि बरसात का मौसम था, इसके लिए बनेगा इट वॉज द रेनी सीजन। इसके बावजूद भी या फिर भी बारिश नहीं हो रही थी। ऑल्दो के साथ में हमेशा ये कंजंक्शन लगता है येट, तो यहाँ पर लगा देंगे येट मीन्स फिर भी। इट वॉज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी से समझ में आ रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये सेंटेंस बनेगा ऑल्दो इट वॉज द रेनी सीजन येट इट वॉज नॉट रेनिंग। अगर हम इसको दूसरी तरह से बनाना चाहें तो ये बनेगा इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग द रेनी सीजन इट वॉज नॉट रेनिंग, कॉमा लगा करके लिखा जाएगा इट वॉज नॉट रेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। किनके बारे में बात की जा रही है? लोगों के बारे में। तो ये सब्जेक्ट है, तो द पीपल परेशान थे, उनके बारे में कुछ बताया जा रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो यहाँ पर लग जाएगा थे लगा हुआ है, तो पीपल क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ लग जाएगा वर। परेशान की इंग्लिश होती है ट्रबल्ड। किस कारण परेशान थे? भीषण गर्मी से। बिकॉज ऑफ, भीषण की इंग्लिश लगा देंगे एक्सेसिव, गर्मी की इंग्लिश आ जाएगी हीट। द पीपल वर ट्रबल्ड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट। बिकॉज ऑफ की जगह आप ड्यू टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अचानक एक शाम मौसम बदल गया। लेकिन के लिए बट लग जाएगा। अचानक की इंग्लिश आ जाएगी सडनली। एक शाम के लिए लग जाएगा वन इवनिंग, फिर कॉमा लगा करके नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। मौसम बदल गया। द वेदर, वेदर मीन्स मौसम, गॉट चेंज्ड, बदल गया के लिए लगाएंगे गॉट चेंज्ड। यहाँ पर देखिए गया में लास्ट में या पे आ की मात्रा आई हुई है, यानी इससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें हमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी होती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो ये सेंटेंस बनेगा बट सडनली वन इवनिंग द वेदर गॉट चेंज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है एक सप्ताह की तेज बारिश से खेत एवं मैदान और शहर के कई मोहल्ले पानी से भर गए। ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पर भी दो बातें बताई जा रही हैं कि एक सप्ताह तक तेज बारिश हुई और उसके कारण खेत और मैदान और शहर के कई मोहल्ले पानी से भर गए। तो पहले हम इस क्लॉज को बनाएंगे, एक सप्ताह की तेज बारिश से, या एक सप्ताह की तेज बारिश के कारण। तो के कारण के लिए हम लगा देते हैं ड्यू टू। तेज बारिश की इंग्लिश लगाएंगे हैवी रेन और एक सप्ताह की के लिए लगाएंगे फॉर अ वीक। ड्यू टू हैवी रेन फॉर अ वीक, फिर कॉमा लगाकर नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो उपवाक्य है वो लिखा जाएगा। दूसरा उपवाक्य है इसमें खेत एवं मैदान और शहर के कई मोहल्ले पानी से भर गए। तो खेतों की इंग्लिश होती है द फील्ड्स, मैदानों की इंग्लिश लगेगी द ग्राउंड्स, और शहर के कई मोहल्ले उसकी इंग्लिश लगेगी एंड मैनी लोकेलिटीज़ ऑफ द सिटी। पानी से भर गए के लिए लगेगा वर फिल्ड विद वाटर। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस बनेगा ड्यू टू हैवी रेन फॉर अ वीक द फील्ड्स, द ग्राउंड्स एंड मैनी लोकेलिटीज़ ऑफ द सिटी वर फिल्ड विद वाटर। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। जून का महीना था। अब जहाँ महीने या ऋतुओं की बात होती है, मौसम की बात होती है, वो सेंटेंसेस इट से स्टार्ट किए जाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये सेंटेंस बनेगा इट वॉज द मंथ ऑफ जून। नेक्स्ट सेंटेंस है गर्मी अपने चरम पर थी। गर्मी के बारे में बात की जा रही है, ये सब्जेक्ट है जिसकी इंग्लिश होती है द हीट। थी के लिए लग जाएगा वॉज, और ये एक फ्रेज है अपने चरम पर। चरम पर की इंग्लिश होती है एट इट्स पीक। अपने चरम पर, ये एक फ्रेज है जिसकी इंग्लिश होती है एट इट्स पीक। तो ये सेंटेंस बनेगा द हीट वॉज एट इट्स पीक।
सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थीं यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और बात किसके बारे में हो रही है? गर्म हवाओं के बारे में, यानी ये हमारा सब्जेक्ट है। गर्म हवाओं की इंग्लिश होती है हॉट विंड्स। चलती थी के लिए हम चलने की इंग्लिश होती है, हवा चलने की इंग्लिश होती है ब्लो, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है ब्ल्यू। तो यहाँ पर क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ हम लगा देंगे ब्ल्यू। या फिर पिछले वीडियो में हमने एक नियम पढ़ा था कि पास्ट टेंस में अगर कोई काम ऐसा हो रहा है जो अक्सर होता रहता हो, तो हम उसमें यूज्ड टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और क्योंकि जून के महीने में गर्म हवाएं अक्सर चलती हैं, अक्सर चला करती थी, तो यहाँ पर हम यूज्ड टू ब्लो का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसकी इंग्लिश लगाएंगे सुबह से लेकर शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग या फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। हॉट विंड्स यूज्ड टू ब्लो फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। सब्जेक्ट है प्रत्येक व्यक्ति, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसकी इंग्लिश लगेगी एवरी पर्सन। चाहता था लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर चाहने की इंग्लिश होती है वांट, उसकी सेकेंड फॉर्म लग जाएगी वांटेड। क्या चाहता था? समाप्त करना, समाप्त कर लेना, जिसकी इंग्लिश होती है टू फिनिश। अपने दिन के काम, हिज और हर डे वर्क मीन्स दिन के काम। और जल्दी से जल्दी ये एक फ्रेज़ है, उसकी इंग्लिश लास्ट में लगेगी एज अर्ली एज पॉसिबल या एज सून एज पॉसिबल। एवरी पर्सन वॉन्टेड टू फिनिश हिज और हर डे वर्क एज सून एज पॉसिबल या एज अर्ली एज पॉसिबल। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वसंत ऋतु आ गई है। अभी आपने इसके पहले एक वर्षा ऋतु वाला पैसेज उसको ट्रांसलेट किया था, जिसमें लिखा था वर्षा ऋतु आ गई है। यहाँ पर है वसंत ऋतु आ गई है, ये इसी तरह बनेगा, सिर्फ रेनी सीजन की जगह स्प्रिंग सीजन आ जाएगा। द स्प्रिंग सीजन हैज़ कम। मार्च और अप्रैल के महीने में बसंत आता है। किसके बारे में बात हो रही है? बसंत के बारे में। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। द स्प्रिंग आता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में आने की इंग्लिश होती है कम, तो उसमें एस लग जाएगा। द स्प्रिंग सीजन कम्स मार्च और अप्रैल के महीने में, इसकी इंग्लिश लग जाएगी इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। द स्प्रिंग सीजन कम्स इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, महीनों के या दिनों के नाम जब लिखे जाते हैं तो उनका पहला अक्षर कैपिटल बनाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ये बहुत सुहावना मौसम है। ये सेंटेंस आप पहले भी कर चुके हैं इस तरह का। तो यह के लिए, क्योंकि केवल वसंत की बात हो रही है, वसंत ऋतु की, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके लिए हम प्रोनाउन लगाएंगे इट। है के लिए लग जाएगा इज, और बहुत सुहावना मौसम की इंग्लिश आ जाएगी अ वेरी प्लेजेंट सीजन। इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट सीजन। सुहावना की इंग्लिश होती है प्लेजेंट। और लास्ट सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का, बसंत को ऋतुराज भी कहते हैं। सब्जेक्ट है बसंत, द स्प्रिंग। भी कहते हैं के लिए लगाया जाता है इज ऑल्सो कॉल्ड। ऋतुराज की इंग्लिश होती है द किंग ऑफ सीजन्स। द स्प्रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी। ये सेंटेंस भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके इसे बनाया गया है। तो इसमें दो बातें बताई गई हैं कि मैं स्टेशन पहुंचा, और दूसरी बात है कि रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी। तो हम पहले क्लॉज को पहले बनाएंगे, जब मैं स्टेशन पहुंचा। जब के लिए यहाँ पर लगेगा व्हेन। पहुंचा, चा में आ की मात्रा है, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, तो उसकी सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, और सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश लगेगी आई। व्हेन आई रीच्ड स्टेशन आ जाएगा द स्टेशन। फिर कॉमा लगा करके नेक्स्ट क्लॉज बनेगी, दूसरी जो क्लॉज है उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। तब रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी, कॉमा लगा दिया है तो रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी। इस तरह वाली थी वाले जो सेंटेंस होते हैं, कुछ काम होने वाला था या कुछ
कुछ कोई काम होने वाला था या वाली थी, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें अबाउट टू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है। तो सब्जेक्ट है इसका द ट्रेन, थी के लिए लग जाएगा वॉज, और छूटने ही वाली के लिए लग जाएगा अबाउट टू लीव। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, कॉमा द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं दौड़कर प्लेटफॉर्म पर गया। गया देखने से समझ में आ रहा है, या में आ की मात्रा यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और सब्जेक्ट है मैं, तो यहाँ आ जाएगा आई। और दौड़कर जाने को इंग्लिश में कहते हैं रश, तो यहाँ क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो रश की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी रश्ड, और प्लेटफॉर्म पर की इंग्लिश आ जाएगी टू द प्लेटफॉर्म। आई रश्ड टू द प्लेटफॉर्म। वहाँ पहुँचा ही था कि रेलगाड़ी चल दी। ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वहाँ पहुँचा ही था। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इस कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं, नो सूनर डिड, और क्योंकि डिड लगा है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। पहले हम इस क्लॉज को बनाएंगे, वहाँ पहुँचा ही था, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा नो सूनर डिड आई रीच देयर। देयर मीन्स वहाँ, रीच माने पहुँचना, फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगाइए क्योंकि डिड लगा हुआ है, और सब्जेक्ट इसमें नहीं लिखा है लेकिन अंडरस्टूड है कि मैं वहाँ पहुँचा ही था कि रेलगाड़ी चल दी। तो मैं वहाँ पहुँचा ही था के लिए बनेगा नो सूनर डिड आई रीच देयर, फिर कॉमा लगा करके नेक्स्ट क्लॉज बनाएंगे रेलगाड़ी चल दी। द ट्रेन या इट स्टार्टेड। द इट की जगह जो प्रोनाउन है इसकी जगह हम द ट्रेन भी लिख सकते हैं, और ट्रेन की बात एक बार पहले हो चुकी है इसलिए हम इसकी जगह प्रोनाउन लगा सकते हैं, और प्रोनाउन लगेगा ट्रेन के लिए इट। नो सूनर डिड आई रीच देयर, कॉमा इट स्टार्टेड। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली और मैं एक मूर्ख की तरह उसे प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए देख रहा था। ये सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें दो पूरे सेंटेंसेस, दो ऐसे सेंटेंसेस जिनका अपना पूरा सेंस है, उन दोनों को और लगा करके यानी एंड से कंबाइन किया गया है। तो हम पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन पहले करते हैं। गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली। द ट्रेन, शीघ्र ही के लिए लगेगा सून, गति पकड़ ली, ली में बड़ी की मात्रा लास्ट में आ रही है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो लेने की इंग्लिश होती है टेक, उसकी सेकेंड फॉर्म लगा देंगे टुक, और गति की इंग्लिश होती है स्पीड। द ट्रेन सून टुक स्पीड, फिर कंजंक्शन लग जाएगा और की इंग्लिश लग जाएगी एंड। मैं एक मूर्ख की तरह उसे प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए देख रहा था यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे मैं एक मूर्ख की तरह देख रहा था उसे प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए। मैं देख रहा था के लिए लगेगा आई वॉज वॉचिंग, उसे के लिए लग जाएगा इट, क्योंकि ट्रेन के लिए यूज़ किया गया है तो प्रोनाउन आएगा इट। मूर्ख की तरह की इंग्लिश आ जाएगी लाइक अ फूल, और प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए इसकी इंग्लिश लग जाएगी पासिंग आउट ऑफ प्लेटफॉर्म। द ट्रेन soon took speed and I was watching it like a fool passing out of platform। आज के सेशन में बस इतना ही। इन एक्सरसाइज को करते समय आपको जो ग्रामर के रूल्स बताए जा रहे हैं अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगे और ध्यान रखेंगे, इसके अलावा अगर आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे तो आपके सामने कोई भी इस तरह का सेंटेंस आएगा तो आप उसको बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे।